हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। अभी तक मुस्लिम लॉ की सीरीज में हम दो एक्ट हैं जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के बारे में। तो इसको हम क्विकली सम अप करेंगे क्योंकि ये आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में और साथ ही साथ आपके उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में भी आने वाला है, जो एग्जाम्स लाइनअप है प्रीलिम्स और ये मेंस में भी आपके पूछा जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप इस प्रोविजंस को, इस एक्ट को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमें इस लॉ के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्ट का नाम क्या है? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इसमें टोटल 7 सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं, जिसमें सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस गिवन है। सेक्शन 3 मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करता है। फोर्थ है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। फिफ्थ क्या है? ऑप्शन टू बी गवर्नड। एंड सेवेंथ है ट्रांजिशन प्रोविजन। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? सबसे पहले एक्ट की बात करते हैं। ये एक्ट नंबर 25 है ऑफ 1986। और ये कब से इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी? तो ये भी डेट हमें ध्यान रखनी है, 90th मई 1986 से। अब प्रियम्बल इसका क्या बोलता है? प्रियम्बल कहता है देन इट इज एन एक्ट टू प्रिवेंट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन हु हैव बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैव ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, तो ये डाइवोर्स की रिगार्डिंग बात करता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और प्रियम्बल तो आपको किसी भी एक्ट का सबसे पहले पढ़ना होता है, क्योंकि जो प्रियम्बल होता है उसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब पता करते हैं कि एक्चुअली उस एक्ट में कहा क्या जा रहा है, किस रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। तो ये तो ध्यान रखिएगा। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन हु हैव बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैव ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टाइटल हमने देख लिया है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, जो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज 2A, जिसमें डाइवोर्स्ड वुमेन को, क्योंकि ये पूरा एक्ट ही डाइवोर्स्ड वुमेन के सराउंडिंग में है। तो डाइवोर्स्ड वुमेन क्या होती है? मुस्लिम वुमेन हु वाज मैरिड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ and has been divorced by or has obtained divorce from her husband in accordance with Muslim law। तो उनकी उनकी जो शादी है वो भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और डाइवोर्स जो है वो भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्टेन किया होना चाहिए। तभी ये एक्ट का प्रोविजन जो है वहाँ पे अप्लाई होगा और वो डाइवोर्स्ड वुमेन अंडर दिस एक्ट बोली जाएंगी। फिर है इद्दत पीरियड, 2B में डिफाइन किया गया है। अब इद्दत पीरियड क्या होता है? तो पहले सब समझते हैं कि इद्दत पीरियड का पर्पस क्या है। इज्जत पीरियड वो होता है जब मान लीजिए कि जो वाइफ है, उसकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व होती है आइदर डाइवोर्स से या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ पीरियड ऑब्जर्व करना होता है उस वुमेन को एज अ मॉर्न ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, कि उस टाइम पे। और बेसिक पर्पस इसका ये भी है कि अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है या अ, वो इंसेंट पीरियड में है, तो वहाँ पे उसकी जो चाइल्ड है उसकी पैटर्निटी को इजीली डिटरमाइन किया जा सके। इस वजह से जो इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखते हैं अब कितना इद्दत का पीरियड जो है, मॉर्न पीरियड जो है, वो उसे ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट 3 menstrual courses after the date of divorce if she is subjected to menstruation। तो अगर वो जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है, डाइवोर्स होता है उसका, तो अगर वो मेंस्ट्रुएशंस में थी अपने, तो आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स उसको 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक का इद्दत रखना होता है। और इफ शी इज नॉट सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन तो वहाँ पे 3 लूनर मंथ्स आफ्टर हर डाइवोर्स। थर्ड सिचुएशन दी है, इफ शी इज इन at the time of her divorce, the period between the divorce and the delivery of her child or the termination of her pregnancy, जो भी earlier होगा, whichever is earlier, तो उतना उसको रखना पड़ेगा इद्दत। ठीक है, 2C क्या डिफाइन करता है? 2C में मैजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया है। तो इस एक्ट के पर्पज से अगर ट्रायल वगैरह होगा तो वहाँ पे पेटिशन एप्लीकेशन किसके पास लगेगी? वो फिर देखा जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। 2D प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 3, बात करता है मेहर। ठीक है, सेक्शन 3 मेहर और अदर प्रॉपर्टीज
ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। तो महर को ही हम डावर के नाम से जानते हैं, जो एक नेचुरल लीगल इंसिडेंट होता है अंडर द मुस्लिम लॉ, और एक बहुत ही बेसिक एसेंस रखता है इन द पिक्यूलियर मुस्लिम लॉ में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सेक्शन 3 कहता है कि जब भी उस वुमेन की मैरिज डिसॉल्व होगी, ठीक है, डाइवोर्स होगा या जब भी डेथ हो जाती है अगर उसके हस्बैंड की, तो वहाँ पे जो महर है और वो या कोई अदर प्रॉपर्टी भी अगर उस वुमेन से बिलोंग कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी जो है उस वुमेन को गिव मतलब उसको दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि जो प्रॉम्प्ट डावर होता है, डावर में भी कई तरीके के डावर महर होते हैं। तो प्रॉम्प्ट डावर होता है, डेफर्ड डावर होता है। तो डेफर्ड डावर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि वो तो या तो डेथ पे दिया जाता है या फिर तो डाइवोर्स पे, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे वो डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है इसके बारे में, कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being, a divorced woman shall be entitled to। तो कहीं भी किसी भी लॉ में कुछ भी कह दिया गया हो, a divorced woman shall be entitled to किन चीज़ों के लिए, पहला है a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband। तो यहाँ डाइवोर्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन बनाया जाएगा जिससे कि उस वुमेन को मेंटेन किया जा सके, उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जा सके, और उस इद्दत पीरियड में उस जो हस्बैंड होगा उसका, उसके द्वारा उसको पेएबल होगा, उस वाइफ को पे किया जाएगा। बी क्या कहता है, वेयर शी हरसेल्फ मेंटेन्स द children born to her before or after her divorce, a reasonable and fair provision maintenance to be made and paid by her former husband for a period of 2 years from the respective dates of the birth of such children। तो इन केस कि अगर वो जो वुमेन है वो मतलब डाइवोर्स के टाइम पे वो मान लीजिए प्रेग्नेंट थी या उसके पास पहले से ही चाइल्ड था, तो वहाँ पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो चाइल्ड 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक उस चाइल्ड के लिए जितने भी मेंटेनेंस या फेयर प्रोविजन बनाने हैं तो वुमेन के साथ साथ उस चाइल्ड के लिए भी बनाए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 ईयर का पीरियड गिवन है। फिर क्या दिया है, थर्ड प्रोविजन क्या बोलता है, एन अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ मेहर और डावर अग्रीड टू बी पेड टू हर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज और एट एनी टाइम देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। फोर्थ है, ऑल द प्रॉपर्टीज गिवन टू हर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर हर मैरिज बाय हर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और हिज फ्रेंड। तो वो सारी प्रॉपर्टीज किसी भी टाइम पे दी गई हों, चाहे मैरिज के टाइम पे दी गई हों, बाद में दी गई हों, ठीक है, वो सब उस जो भी प्रॉपर्टी उस वुमेन से बिलोंग करती होगी वो सब उसको दी जाएगी। नेक्स्ट सेकंड प्रोविजन क्या कहता है, वेयर द रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस और द अमाउंट ऑफ मेहर और डावर ड्यू has not been paid or properties referred to in clause D of subsection 1 have not been delivered to a divorced woman or her husband, she or anyone duly authorized by her may on her behalf make an application to the magistrate for an order for the payment of such provision and maintenance meher or dower or the review of properties as the case may be। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर मान लीजिए जो रीजनेबल और फेयर प्रोविजंस हस्बैंड के द्वारा बनाए जाने चाहिए थे उस वुमेन के मेंटेनेंस के लिए, वो अगर नहीं बनाए जाते हैं या प्रॉपर्टी जो 2D में उस वुमेन से बिलोंग करती थी बिफोर और आफ्टर हर मैरिज, तो वो अगर नहीं दी जाती है तो वहाँ पे वो वुमेन खुद भी या उसका कोई रिलेटिव, ठीक है, वो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस दी जानी चाहिए या जो मेंटेनेंस है वो उसको दिया जाना चाहिए। ठीक, अब थर्ड का क्लॉज क्या कहता है, that where an application has been made under subsection 2 by a divorced woman, the magistrate may if he satisfied, ठीक है, तो एप्लीकेशन लगाई जाती है और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं that her husband having sufficient means और failed और neglect करता है to make or pay her within इद्दत period a reasonable and fair provision and maintenance for her and the children। ठीक है, बी क्या है, द अमाउंट ऑफ इक्वल ऑफ द सम ऑफ मेहर और डावर हैज नॉट बीन पेड और दैट द प्रॉपर्टीज रेफर टू इन क्लॉज डी सबसेक्शन न। ये दोनों सिचुएशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसा हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है, ही कैन मेक एन ऑर्डर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, डायरेक्ट कर सकता है उस फॉर्मर हस्बैंड को टू पे सच रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू द डाइवोर्स्ड वुमन as he may determine as if and proper for the regards to the needs of the divorced woman।
जिस भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में वो रही है, ठीक है, by her during her marriage and means of her former husband, as the case may be, for the payment of such dower और द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टीज रेफर्ड। तो बेसिक एसेंस ये है कि जब भी जो मैजिस्ट्रेट के पास जब एप्लीकेशन लगाई जाती है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ वो हस्बैंड जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है या रीजनेबल और फेयर प्रोविजन नहीं बना रहा है, तो वो एप्लीकेशन से 1 मंथ के अंदर में एक रीजनेबल प्रोविजन बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे उस हस्बैंड को कि जिस भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में वो वाइफ जो है ड्यूरिंग हर मैरिज रह रही थी, उसी अकॉर्डिंग वो हस्बैंड जो है वो उस वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है उसको भी उसको डिलीवर किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज हुआ था, डेनियल लतीफ़ी एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। वहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ था कि सेक्शन 3 क्लॉज 1A जो है उसकी वैलिडिटी को वहाँ पे चेक किया गया था कि यहाँ पे क्या जो मेंटेनेंस वगैरह है वो सिर्फ इद्दत पीरियड में ही दिया जाना चाहिए। व्हाट इफ़ कि उसके पास कोई मीन्स ही नहीं है कि वो इद्दत पीरियड के बाद वो खुद को किस तरीके से मेंटेन करेगी, ठीक है, या उसका चाइल्ड है तो उसको किस तरीके से मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी इंटरप्रेट किया कि यहाँ पे इद्दत पीरियड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इद्दत पीरियड उसके बाद उसको डेस्टिट्यूट और वेगरेंस में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हस्बैंड है उसको उसके लिए भी फेयर प्रोविजन बनाना होगा और यहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब ये है कि इद्दत पीरियड के बाद भी वो हस्बैंड मेंटेन करेगा जब तक कि वो वाइफ रीमैरी नहीं कर लेती है या कोई अदर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हेल्ड किया गया था डेनियल लतीफी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब प्रोवाइडेड क्या दिया है दैट इफ द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स इट इम्प्रैक्टिकेबल टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द सेड पीरियड ही मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम डिस्पोज कर सकते हैं एप्लीकेशन आफ्टर द सेड पीरियड। अब है फोर्थ जो है वो कंसिक्वेंसेस को बताता है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि हाँ वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा और जो भी रीजनेबल फेयर प्रोविजंस हैं वो बनाएगा, तो अगर वो फेल हो जाता है उन प्रोविजंस को कंप्लाई करने से, जो ऑर्डर डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको कंप्लाई करने से, तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो हियर if any person against whom an order has been made under subsection 3 fails without sufficient cause to comply with the order, तो वहाँ पे the magistrate may issue a warrant for levying the amount of maintenance or meher or dower due in the manner provided for levying fines under the Code of Criminal Procedure 1973 and उसको sentence कितनी हो सकती है for the whole or part of any amount remaining unpaid after execution of the warrant to the imprisonment for a period which may extend to 1 year। ध्यान रखिएगा 1 year तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और until the payment if sooner made subject to such person being heard in defense and said sentence being imposed according to the provision of this code। तो जिस भी प्रोपोर्शन में वो पेड कर देगा वो अमाउंट, उस प्रोपोर्शन में उसको इम्प्रिजमेंट जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अगला है सेक्शन 4 बात करता है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस। सो सेक्शन 4 कहता है ये एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे है वेयर अ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट a divorced woman has not remarried and is not able to maintain herself after the iddat period, he may make an order directing such of her relative as would be entitled to inherit her property on her death according to Muslim law to pay such reasonable and fair maintenance to her as he may determine fit and proper, having regard to the needs of the divorced woman, the standard of life enjoyed by her during the marriage and the means of such relative, and such maintenance shall be payable by such relatives in the proportion in which they would inherit the property and at the such period as he may specify in his order। तो जो हमने डेनियल लतीफ़ी का केस जो किया था तो उसको हम इसी तरीके से रीड करते हैं। 3(1)A को वहाँ पे चैलेंज किया गया था और 4 में उसका सॉल्यूशन जो कोर्ट ने बताया था कि नहीं, जो हस्बैंड है जब तक कि वो वुमेन जो है वो रीमैरी नहीं कर लेती है, क्या कोई अदर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो वुमेन है उसके पास ये राइट है कि उसका हस्बैंड जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजंस है या कोई प्रॉपर्टी है जो उस वुमेन में मतलब इन्वेस्ट हो जाती कुछ टाइम के बाद, तो वो प्रॉपर्टी उसको, जिससे कि वो अपना गुजारा भत्ता कर सके। इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया है वेयर सच डाइवोर्स्ड वुमेन हैज चिल्ड्रन द मैजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर ओनली सच चिल्ड्रन टू पे मेंटेनेंस टू हर
and in the event of any such children being unable to pay such maintenance, the magistrate shall order parents of such divorced woman to pay maintenance to her. Provided further है that if any of the parents is unable to pay his or her share of maintenance ordered by the magistrate on the ground of his or her not having the means to pay the same, the magistrate may, on proof of such inability being furnished to him, order कर सकते हैं that the share of such relatives in the maintenance ordered by him be paid by such of the other relatives as may be appear to the magistrate to have the means of paying the same in proportion as the magistrate may thinks fit in order. अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या एग्जिस्ट करती है, वेयर द डाइवोर्स वुमेन इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, एंड शी हैज नो रिलेटिव एज मेंशन्ड इन द सबसेक्शन 1 or such relative or any one of them have not enough means to maintain order by the magistrate, या other relative who have not means to pay the shares of those relatives whose share have been ordered by the magistrate to be paid by such other relatives under the second provision of the subsection 1, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड जो स्टैब्लिश की गई है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954 या किसी अदर लॉ में जो इन्फोर्समेंट में है अंडर द स्टेट functioning in the area in which the woman decides to pay such maintenance as determined by him under subsection 1 or as the case may be to pay the shares of such of the relatives who is unable to pay at the period as he may specify in order. तो उस वुमेन को पिलर टू पोस्ट इधर उधर मूव करने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा, अगर हस्बैंड सफिशिएंट नहीं है, रिलेटिव सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा जो मेंटेनेंस का अमाउंट स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए तो उस वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. नेक्स्ट सेक्शन क्या बात करता है, सेक्शन 5 ऑप्शन टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजन. यहाँ पे ऑप्शन टू बी गवर्नड बाय प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 टू 128 ऑफ एक्ट नंबर 2 ऑफ 1973. बेसिकली ये सीआरपीसी के रिगार्डिंग में बात करता है क्योंकि वहाँ पे भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया है और वो एक सिक्योलर प्रोविजन है, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन अप्लाई होता है. तो ध्यान रखिएगा कि वो अब बीएनएसएस आ चुका है तो 144 से लेके 147 के जो प्रोविजन है वो हो चुके हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग. सो यहाँ पे क्या सेक्शन कहता है, इफ ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 a divorced woman and her former husband declare by affidavit or any other declaration in writing in such form as may be prescribed either jointly or separately that they would prefer to be governed by the provision of 125 to 128 of the CRPC and file such affidavit or declaration in the court hearing the application, the magistrate shall dispose of such application accordingly. ठीक है, तो अगर हस्बैंड वाइफ एफिडेविट लगा के ये कहते हैं कि हम सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अपने मेंटेनेंस का अमाउंट को डिसाइड करवाना चाहते हैं या उस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही करता है और यहाँ पे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो वहाँ पे जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये एफिडेविट मिल जाता है तो फिर वो 125 से लेके 128 और एट प्रेजेंट का अगर केस है तो 144 से लेके 147 की जो प्रोविजंस या बीएनएसएस में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इस पूरे ही मैटर को मेंटेनेंस के रिगार्डिंग डिस्पोज ऑफ करेगा. अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, डेट फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन. फिर है पावर टू मेक रूल्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वो नोटिफिकेशन इशू करके इस एक्ट के पर्पज से रूल बना सकते हैं. इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. 7 है थोड़ा सा, 7 में क्या दिया है, ट्रांजिशनल प्रोविजन. ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब ये है दैट एवरी एप्लीकेशन बाय अ डाइवोर्स्ड वुमन अंडर 125 और अंडर 127 of the Code of Criminal Procedure अगर पेंडिंग है बिफोर अ मैजिस्ट्रेट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall not resist anything contained in the code and subject to the provision of section 5 of this act be disposed of by such magistrate in accordance with the provision of this act. तो यहाँ पे है कि अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई मैटर जो है 125 से लेके 125 और 127 के रिगार्डिंग वहाँ पे पेंडिंग था और ये एक्ट आ चुका है तो जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन है तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया गया हो वो प्राइमा फेसी अगर हम देखें और प्राइमरली अगर देखें तो इसी एक्ट के थ्रू गवर्न होगा. ये सेक्शन 7 जो है वो ट्रांजिशनल प्रोविजन के तौर पे कहता है और इसी के रिगार्डिंग में इकबाल बानो जजमेंट जो है वो भी आया था. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. आई होप कि आपको ये एक्ट अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा. सो
नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।